Hello student. Today we are going to start on another cell organelle of the cell structure, and that is another quite important and the very common cell structure, and this is called ribosome. राइबोसोम हमने प्रोकैरियोटिक सेल जब स्टडी किया था तब भी बताया था एंड यूकैरियोट्स में बताया। एक्चुअली राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है which is found in both prokaryote and eukaryotic cells. Actually, prokaryotic cell usually do not have any cell organelle, and you can say they have only one cell organelle, and that is ribosome. और वो प्रोकैरियोट में भी है, वो यूकैरियोट में भी है। इसी चीज़ से हमें क्लियर होना चाहिए कि राइबोसोम कहीं ना कहीं एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सेल के लिए बेहद ज़रूरी है, इट इज़ बीइंग वेरी एसेंशियल। ठीक है, और सही बात भी यही है कि कोई भी लिविंग सेल विदाउट राइबोसोम सर्वाइव नहीं करती। राइबोसोम मस्ट है। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, व्हाई इट इज बीइंग सो इम्पोर्टेंट, और आखिर ये सब क्या काम करता है, यही चीज़ हम इस पार्ट में स्टडी करेंगे। हम राइबोसोम की अगर जनरल बात करें तो राइबोसोम इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन। सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उसमें साइज वाइज सबसे छोटा राइबोसोम होता है। And you can say sometime or initially it was not considered as a cell organelle, it was considered as a granule or a particle. It was discovered like a granule. ये तो बाद में जब बहुत डिटेल में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेवल पर जाकर स्टडी हुआ तब मालूम चला कि ये ग्रेन्यूल नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल। बिल्कुल ग्रेन्यूल लाइक, पार्टिकल लाइक ग्रेनुलर सेल ऑर्गेनल होता है। कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। सबसे बड़ी बात, इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते भी नहीं, और जो सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोट में है दैट इज कॉल्ड राइबोसोम, वो मेम्ब्रेन लेस होता है। ठीक है, बहुत लिमिटेड स्ट्रक्चर ही सेल में ऐसे हैं जो नेकेड हैं, मेम्ब्रेन लेस हैं, उसमें से एक है राइबोसोम। तो पहली बात, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों सेल में मिलता है। इसके चारों ओर कोई सराउंडिंग मेम्ब्रेन नहीं है, ये एक नेकेड सेल ऑर्गेनल है। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है और इसको बिल्कुल पार्टिकल और ग्रेन्यूल की तरह देखा जाता है। ठीक है, इसको जब सेल से निकालना भी होता है तो बहुत हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ता है। देखिए, थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको सेल में आगे के टॉपिक की भी बार बार आएंगी, ये आप हमेशा देख रहे हैं। जब आप राइबोसोम भी पढ़ेंगे तो 12th के टॉपिक का जो जेनेटिक्स का पार्ट है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, उसकी कई चीज़ें राइबोसोम में आएंगी, क्योंकि राइबोसोम का काम यही है। ठीक है, अच्छा, सेल में से सेल ऑर्गेनल कैसे निकालते हैं उसका भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी आने वाली हैं। एक टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन को बहुत सिंपल वर्ड में समझें तो किसी लिक्विड, किसी मिक्सचर को एक एक्सिस के अलोंग तेजी से घुमाना। ठीक है, जैसे आप देखिए कई बार घरों में मिक्सर ग्राइंडर होते हैं जिसमें लिक्विड घुमाया जाता है तो मिक्स होता है अच्छे से। ठीक है, एंशिएंट टाइम्स हम गाँव में देखें तो एक लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है जिसको फेंट करके, छाछ फेंट करके मक्खन निकाला जाता है। ये सब सेंट्रीफ्यूगेशन। जब आप किसी लिक्विड को, किसी मिक्सचर को तेज़ी से घुमाएंगे तो उसके अंदर जो कंटेंट है वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग, और जब तेज़ी से घुमाते हैं तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है, इसीलिए इस टेक्निक को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। और इसके अंदर जो मटेरियल है वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं लेयर्स में, इसीलिए जब छाछ को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं तो उसमें से मक्खन ऊपर आ जाता है, वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग। जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तेज़ी से घुमाएंगे तो डेंसिटी और सेडिमेंटेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें अलग हो जाती हैं। धीरे घुमाएंगे तो कम फोर्स डेवलप होगा, तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी वो तो अलग हो जाएंगी। फिर थोड़ा और तेज घुमाना पड़ेगा तो थोड़ी छोटी चीज़ें, तो मतलब वही साइटोप्लाज्म में से जैसे सेल ऑर्गेनल निकालते हैं तो यही तरीका आप थोड़ा और डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन से निकालते हैं। ठीक है, राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सेंट्रीफ्यूगेशन में सबसे लास्ट में मिलता है। जो जितना छोटा स्ट्रक्चर होगा उसको आपको सेपरेट करने के लिए उतना तेजी से लिक्विड घुमाना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म को रोटेट करना पड़ेगा। बहुत हाई स्पीड पे जब रोटेट करते हैं तब लास्ट में हमें राइबोसोम मिलते हैं। और पहली बार जब ये राइबोसोम मिले थे तो ये मेम्ब्रेन पर चिपके हुए कुछ स्ट्रक्चर्स की वजह के तौर पर मिले थे। आपको हमने पहले सेल ऑर्गेनल पढ़ाया था ER, उसमें हमने पढ़ा था RER, वहाँ भी राइबोसोम का जिक्र आया था। ठीक है, और RER के जब टुकड़े हो जाते हैं, जब हम सेल को ओपन करते हैं तो ER के टुकड़े हो जाते हैं, और RER के वो पीसेस जिन पर राइबोसोम चिपके हुए उनको माइक्रोसोम कहा गया था। एक्चुअली कहीं उन्हीं माइक्रोसोम से ही राइबोसोम की डिस्कवरी शुरू हुई है। तो राइबोसोम इस तरह से सेपरेट हुए, फिर इनका डिटेल स्ट्रक्चर आया। अगर मैं राइबोसोम का थोड़ा सा हम डिफाइन करें इसको,
तो राइबोसोम सेल के प्रोटीन फैक्ट्रीज कहे जाते हैं। दीज आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज और इंजन ऑफ द सेल। राइबोसोम केवल एकमात्र काम के लिए बनाया गया है, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ये भी थोड़ा सा आप समझ लें, हमारी सेल में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि यही प्रोटीन एंजाइम बनाता है, एंजाइम्स आर प्रोटीन, और यही एंजाइम फिर हमारी बॉडी के सारा फंक्शन, सारी फिजियोलॉजी, सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी सब कुछ एंजाइम करते हैं। एंजाइम प्रोटीन है, इसलिए प्रोटीन बनाना सेल के मेटाबॉलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी काम है। ठीक है, अब थोड़ा प्रोटीन का भी आइडिया होना चाहिए। प्रोटीन अगर आपने थोड़ा लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हो तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में और डिटेल में आएगा। ठीक है, अमीनो एसिड होते हैं और वो भी डिफरेंट टाइप के हैं। प्रोटीन बनाने में 20 टाइप के अमीनो एसिड काम आते हैं, और ये अमीनो एसिड को एक एक करके जोड़ा जाता है कि लीनियर चेन, लीनियर पॉलीमर बनता है। एंड लीनियर चेन, लीनियर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। ओके, दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, दो जुड़ गए, फिर एक पेप्टाइड बॉन्ड से तीसरा जुड़ गया, फिर चौथा, ऐसे लाइन से जुड़ते जाते हैं। अब ये अमीनो एसिड कौन कौन से जुड़ रहे हैं और किस सीक्वेंस में, पहले नंबर पर कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, अमीनो एसिड की ये जो सीक्वेंस होती है यही प्रोटीन डिसाइड करती है। पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, फिर इसको थोड़ा फोल्ड वगैरह करके फिर ये प्रोटीन बनता है, एंजाइम बनता है, राइट। और जब प्रोटीन और एंजाइम बनेगा तब जाके सेल में बाकी के सारे काम होंगे। अगर किसी सेल में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो या रुक जाए तो सेल ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेगी, वो खत्म हो जाती है। बिना प्रोटीन के सेल का काम नहीं चलेगा, और इसलिए प्रोटीन बनाने वाला जो सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम, वो हर सेल में होता है, प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट, क्योंकि प्रोटीन के बगैर काम नहीं चलेगा। क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं। इंजन ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है कि जब प्रोटीन बनेगा तभी सेल के बाकी के सारे काम होंगे। इट्स लाइक एन इंजन। ओके, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, एज आई टोल्ड यू, ये सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है। फर्स्ट रिपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोसोम, जो मैंने कहा था ना, आर के पीसेस, उनके फ्रेगमेंट, मेम्ब्रेन के टुकड़े जिस पर राइबोसोम चिपके हुए हैं, ये माइक्रोसोम के फॉर्म में क्लाउडे नाम के साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, क्लाउडे ने। ठीक है, हालांकि इनकी और ऑथेंटिक डिस्कवरी जो है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पेलाडे। सही मायने में इनकी डिस्कवरी पेलाडे करते हैं। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड पेलाडे पार्टिकल। राइबोसोम को पेलाडे पार्टिकल भी कहा जाता है, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, तो माइक्रोसोम के फॉर्म में इनिशियली मिले थे क्लाउडे के थ्रू। उसके बाद इस पर ज़्यादा डिटेल स्टडी पेलाडे ने की, और पेलाडे ने इनको एज अ राइबोसोम डिस्कवर किया। इनको पेलाडे पार्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, हम ओवरऑल राइबोसोम को डिफाइन कर सकते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन ले सकते हैं। देखिए, राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, सबसे छोटे, केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेंगे। नेकेड, नेकेड मीन्स मेम्ब्रेनलेस, ग्रेनुलर और पार्टिकल लाइक सेल ऑर्गेन, ग्रेन्यूल की तरह, पार्टिकल की तरह मिलने वाले नेकेड मेम्ब्रेनलेस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनल, फाउंड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल साइटोप्लाज्म में पार्टिकल्स की तरह बिखरे हुए हो सकते हैं, और बाउंडेड ऑन आरईआर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर ये राइबोसोम किसी मेम्ब्रेन पर चिपके हो सकते हैं जो यूजुअली आरईआर होता है, या कई बार न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उस पर भी होते हैं। तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली हो सकते हैं या मेम्ब्रेन पर बाउंड हो सकते हैं, ईआर की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर। ठीक है, इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, सारी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगे। ऑलमोस्ट इसलिए लगाया गया कि एक एक्सेप्शन हमें मिलता है बाद में जाकर, वो है आरबीसी। हमारी जो आरबीसी है मैमल्स की, उसमें सेल ऑर्गेनल सारे हटा दिए जाते हैं, शुरू में होते हैं, बाद में सारे सेल ऑर्गेनल हटा देते हैं। ठीक है, इसलिए आरबीसी में नहीं मिल सकते। आरबीसी में न्यूक्लियस न्यूक्लियस सब हटा देते हैं, वहाँ पूरा हीमोग्लोबिन भर देते हैं, वो बाद की बात है, शुरू में उसमें भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसी कोई सेल नहीं मिली हमें जिसमें राइबोसोम ना हो। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट सब में मिलते हैं, एंड आर एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन। और ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस की इंपॉर्टेंट फंक्शन से रिलेटेड। तो राइबोसोम को अगर आपको एक डेफिनेशन में डिफाइन करना हो तो हम लिख सकते हैं दिस वे कि राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक मेम्ब्रेनलेस नेकेड ग्रेनुलर और पार्टिकल लाइक सेल ऑर्गेनल फाउंड फ्रीली in cytoplasm or bounded on RER or nuclear membrane and found in all prokaryotic eukaryotic cell and are associated with protein synthesis. ठीक है,
हमने इसमें लगभग बेसिक सारी बातें राइबोसोम की इंक्लूड कर ली। तो पहली बात ये समझ में आना चाहिए कि राइबोसोम हमारे सेल के लिए, लिविंग सेल के लिए एसेंशियल सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम करता है, इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए। अब राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा कैसे? आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं हमारे लिविंग सिस्टम में। ठीक है, प्रोटीन की इंफॉर्मेशन, आप देखिए दुनिया में हज़ारों तरह के प्रोटीन मिलते हैं, पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी है। ठीक है, और जितने भी प्रोटीन होते हैं, ये बेसिक बता रहा हूँ, हर जगह काम आएगा, याद रखिए। जितने भी प्रोटीन है उनमें डिफरेंस सिर्फ दो चीज़ों का है। अमीनो एसिड के सब बने, और अमीनो एसिड भी 20 काम आते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, डिफरेंस दो चीज़ों का है। पहली बात तो क्या आती है? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा अमीनो एसिड, दूसरे पे कौन सा, तीसरे को सीक्वेंस। अगर एक भी अमीनो एसिड को आगे पीछे कर दिया ना, प्रोटीन चेंज। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड एंड टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड। 100 अमीनो एसिड की चेन है या 200 अमीनो एसिड की चेन। पहले नंबर पर मिथ्योनिन है, दूसरे पर प्रोलिन है, तीसरे पर सिस्टीन है, ये सब मिथ्योनिन है, ये सब अमीनो एसिड है। तो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन अ चेन एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ये दोनों प्रोटीन के टाइप्स बनाते हैं। इनमें जरा जरा भी चेंज हो जाए तो प्रोटीन डिफरेंट टाइप के बनते हैं। अब बात ये आती है कि आखिर राइबोसोम प्रोटीन बना, राइबोसोम क्या कर रहा है? राइबोसोम तो अमीनो एसिड को जोड़ता है, चेन बनाता है। तो राइबोसोम को कैसे मालूम चलता है कि प्रोटीन बनाना है तो मुझे किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड जोड़ने, पहला कौन सा लूँ, दूसरा कौन सा लूँ, क्योंकि सीक्वेंस का ही तो खेल है। तो राइबोसोम को नहीं पता। राइबोसोम तो केवल इंफॉर्मेशन रीड कर करके बनाता है। अब मजे की बात देखिए, प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में आएंगे, ये एक इंफॉर्मेशन हमारे आरएनए पे लिखी होती है। अब इसके लिए आपको थोड़ा आरएनए, थोड़ा डीएनए समझना पड़ेगा। ठीक है, डीएनए अब थोड़ा बायोमोलिक्यूल की चीज़ है, बट बेसिक हम लोअर क्लासेस में जानते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। डीएनए की एक डीएनए कुछ नहीं, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, ए टी जी सी, सुना होगा। ठीक है, और डीएनए बहुत लंबा होता है। अब डीएनए के अंदर छोटे छोटे हिस्से हैं, टुकड़े नहीं होते, डीएनए कंटिन्यू, लेकिन डीएनए में कई जगहों पर प्रोटीन की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। और डीएनए के जिन हिस्सों में प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है, उस हिस्से को कहते हैं जीन। अब ये सब जेनेटिकल बातें आ गई। ठीक है, मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि राइबोसोम की फंक्शनिंग हमें तभी समझ में आएगी। तो डीएनए पर हमारी प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन, और वो न्यूक्लियोटाइड कोड में लिखी है। वहाँ न्यूक्लियोटाइड ए टी जी सी, ए टी जी सी। ठीक है, प्रोटीन मतलब प्रोटीन बनाने में इंफॉर्मेशन क्या चाहिए कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड, वो डीएनए में लिखा है न्यूक्लियोटाइड के टर्म्स में। फिर डीएनए क्या करता है? उस इंफॉर्मेशन को आरएनए को दे देता है, एमआरएनए। आरएनए नेचर में 3 तरह के हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। समझ गए? समझा पूरी बात को? ठीक है, एमआरएनए कहलाता है मैसेंजर आरएनए। अब डीएनए के पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन जीन में है, जीन से वो इंफॉर्मेशन आ गई एमआरएनए के पास। एमआरएनए उस इंफॉर्मेशन को लेके साइटोप्लाज्म, डीएनए तो न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म है, तो एमआरएनए क्या कर रहा? मैसेंजर की तरह वो केवल प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन लेके आया साइटोप्लाज्म। अब आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बना है, वही ए टी जी सी। अब टी नहीं होता, यूरेसिल आ जाता है आरएनए। ठीक है, आरएनए पे भी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है उनमें 3 न्यूक्लियोटाइड को एक कोड बोलते हैं। अब ये चीज़ें बहुत क्वेरी जनरेट करेगी आपके दिमाग में, क्योंकि ये सब चीज़ जेनेटिक्स की टॉपिक की, बट थोड़ा बेसिक अभी ध्यान रखिए। ये धीरे धीरे जैसे आप आगे पढ़ोगे बायोलॉजी की चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, तो देखो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस थी, उससे आरएनए बना, आरएनए में भी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। और आरएनए की जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड से एक कोड कहलाता है, और उस एक कोड से एक अमीनो एसिड का पता चलता है। अभी अपन इतना ध्यान रखते हैं। तो अगर कोई पर्सन एमआरएनए की सीक्वेंस पढ़ता जाए तो उसको कोड मालूम चलते जाएंगे। कोड से अमीनो एसिड लाया जा सकता है, कोड जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं। एमआरएनए की जेनेटिक कोड की लैंग्वेज पढ़ के उसको प्रोटीन की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ये काम है राइबोसोम का। इसीलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। और राइबोसोम के अंदर कुछ नहीं है, राइबोसोम में है आरआरएनए। तो देखो एमआरएनए इंफॉर्मेशन लाया, एमआरएनए पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, बस। अब आरआरएनए राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम के अंदर आरआरएनए होता है। वो आरआरएनए आकर के इस एमआरएनए पर बैठेगा और उस पर कोड रीड करेगा। ठीक है, जैसे एक कोड रीड किया उसको पता चल गया कि इस कोड का मतलब कौन सा अमीनो एसिड लाना है, तो अमीनो एसिड लाएगा कौन?
अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं। तो फिर एक और आरएनए है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए अमीनो एसिड को ढूंढ ढूंढ के लाता है, ठीक है। तो राइबोसोम एमआरएनए को पढ़ता है, आवाज लगाता है। आवाज लगाना मतलब मैं जनरल स्टोरी बता रहा हूँ। राइबोसोम एमआरएनए को पढ़ता है, उसका कोड रिकॉग्नाइज करता है, जो अमीनो एसिड चाहिए उसको टीआरएनए से मंगवाता है। टीआरएनए बहुत छोटा सा आरएनए अमीनो एसिड उठा के लेके आता है, ठीक है। वो टीआरएनए राइबोसोम के अंदर आ जाता है, सुनना मेरी बात को, ठीक है। और अपना अमीनो एसिड राइबोसोम को देके निकल लेता है, और राइबोसोम इस तरह से एमआरएनए पर मूव करता है, एक 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 कोड रीड करता है, और टीआरएनए आता जाता है, अमीनो एसिड देता जाता है। और टीआरएनए जो अमीनो एसिड दे जा रहे हैं, राइबोसोम के अंदर जो आरआरएनए है वो इन अमीनो एसिड को सीक्वेंस में जोड़ता जाएगा और एक चेन बन जाएगी पॉलीपेप्टाइड। ये मैंने इसलिए थोड़ी सी चीज बताई कि आपको राइबोसोम का रोल समझ में आए। राइबोसोम हमारे सेल के एक बेहद जरूरी काम में इन्वॉल्व होता है, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। इन्हीं चीजों को थोड़ा राइबोसोम के आगे के इंटरनल स्ट्रक्चर में भी हम डिटेल में समझेंगे। तो प्रोटीन सिंथेसिस से एसोसिएटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है राइबोसोम, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में और देखें कि राइबोसोम क्या कुछ है। तो राइबोसोम जैसा मैंने आपको बताया प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में है, लेकिन दोनों में इसकी सिचुएशन देख लें। इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर आइदर फ्रीली सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स में ज्यादातर राइबोसोम फ्रीली सस्पेंडेड ही होते हैं, साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए, ठीक है। और बाउंडेड ऑन इनर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। थोड़े बहुत राइबोसोम सेल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पे होते हैं, ये मैं प्रोकैरियोट में बता चुका हूं शुरुआत में, ठीक है। वही चीज मेम्ब्रेन पर कम चिपके हुए हैं, ज्यादातर साइटोप्लाज्म में फ्री है। यूकैरियोट में उल्टा है। इन यूकैरियोट पहली बात तो राइबोसोम के दो ग्रुप हैं, एक तो है ये साइटोराइबोसोम, मतलब जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, और दूसरा है ऑर्गेनिलर राइबोसोम, यानी कि यूकैरियोट्स के अंदर। तो सेल ऑर्गेनल के अंदर भी राइबोसोम खुद एक सेल ऑर्गेनल है, और उसके राइबोसोम भी किसी एक बड़े सेल ऑर्गेनल के अंदर, और ये बड़े सेल ऑर्गेनल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, ऑर्गेनिलर राइबोसोम, सेल ऑर्गेनल के अंदर सेल ऑर्गेनल। साइटोराइबोसोम में भी फ्री और बाउंडेड ऑन आरईआर और न्यूक्लियर में। साइटोप्लाज्म का जो राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में फ्री हो सकता है या आरईआर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर चिपका हो सकता है। जैसे प्रोकैरियोट में वो सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि वहां ईआर होता नहीं है, तो प्रोकैरियोट में वो सेल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर है, यूकैरियोट में ईआर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सरफेस पर चिपके हुए, या साइटोप्लाज्म में फ्री। ये ध्यान रखना, बाउंडेड यहाँ ज्यादा मिलेगी, ठीक है। और ऑर्गेनिलर राइबोसोम्स फाउंड इन सेल ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में डिटेल से बताएंगे। माइटोराइबोसोम कहते हैं, प्लास्टिड को कहेंगे प्लास्टिडोराइबोसोम, ठीक है। तो प्रोकैरियोट के अंदर राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली सस्पेंडेड है और थोड़े बहुत मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर चिपके हुए हैं, राइट। यूकैरियोट के अंदर राइबोसोम साइटोप्लाज्म में है या सेल ऑर्गेनल के अंदर है। साइटोप्लाज्म वालों को साइटोराइबोसोम, सेल ऑर्गेनल वालों को ऑर्गेनिलर राइबोसोम। साइटोप्लाज्म वाले राइबोसोम फ्री हो सकते हैं या ईआर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर चिपके हुए हो सकते हैं, फ्री और बाउंडेड। और जो ऑर्गेनिलर वाले राइबोसोम है वो माइटोराइबोसोम अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया में है, और प्लास्टिडोराइबोसोम अगर वो प्लास्टिड में है। ये तो राइबोसोम की सेल में अकरेंस बताइए, ठीक है। आगे चलते हैं, राइबोसोम के टाइप्स पर आते हैं। देखिए, अलग अलग सेल में राइबोसोम सब में होता है, लेकिन राइबोसोम में वैरायटी मिली हमें। राइबोसोम ऐसे तो देखना ही मुश्किल है, बहुत छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नजर आता है। और इसको सेपरेट करने में मैंने कहा था सेंट्रीफ्यूगेशन भी बहुत तेजी से घुमाते हैं लिक्विड को, साइटोप्लाज्म को, तब जाके सबसे लास्ट में जो सेल ऑर्गेनल निकलता है वो राइबोसोम। तो राइबोसोम को उसके सेंट्रीफ्यूगेशन से, जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो सेडिमेंटेशन के बेस पर, डेंसिटी सेडिमेंटेशन के बेस पर सेपरेट होता है, उसी बेस पर इसके टाइप बनाए जाएंगे, ठीक है। राइबोसोम के दो मेन टाइप मिले हैं, उनकी डेंसिटी और उनके थोड़ा बहुत उनके शेप साइज के बेस पर है। दिखने में एक जैसे दिखते, थोड़ा साइज का फर्क है, डेंसिटी का फर्क है। दो टाइप के हैं, और टाइप किस बेस पर बन रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। ये जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है इसको ध्यान रखिएगा, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम ऑब्टेन होता है, जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वही सेडिमेंटेशन वैल्यू मिलेगी।
और इसको एक यूनिट में मेजर करते हैं और उस यूनिट को बोला जाता है स्वेडबर्ग यूनिट, इसको बोलेंगे स्वेडबर्ग यूनिट। तो सेडिमेंटेशन को, सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान जो सेडिमेंटेशन ऑब्टेन होता है उसको मेजर किस में करते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट में। जैसे ग्राम किलोग्राम मेजरमेंट की यूनिट है, ऐसे सेडिमेंटेशन की यूनिट कौन सी हो गई, स्वेडबर्ग यूनिट, जो मेनली उसके डेंसिटी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन सब चीज़ों से डिसाइड होती है। ठीक है, जो भारी होगा तो उसका सेडिमेंटेशन भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, और इसको स्वेडबर्ग यूनिट को एस से लिखा जाता है, ये एस कैपिटल में। और 1 स्वेडबर्ग यूनिट की वैल्यू कितनी होती, चाहो तो वो भी ध्यान रख सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती। 1 स्वेडबर्ग यूनिट इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर डाइन पर ग्राम। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, राइबोसोम की शेप साइज, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड और जो डेंसिटी है, इन सबको मिलाकर ये डिसाइड होता है। तो बहुत ज़्यादा अपन इसके फिजिकल टेक्निकल पार्ट में नहीं जाएं, हम ये ध्यान रखें कि राइबोसोम को सेंट्रीफ्यूगेशन में आने वाले सेडिमेंटेशन से डिवाइड किया जाता है और वो सेडिमेंटेशन स्वेडबर्ग यूनिट में मेजर होता है। तो स्वेडबर्ग यूनिट के बेस पर राइबोसोम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं मेनली, एक होता है 70 स्वेडबर्ग यूनिट और एक 80 स्वेडबर्ग यूनिट। ये वो सेंट्रीफ्यूगेशन से वैल्यू जो आती है उससे डिसाइड होती है। तो हम 2 टाइप लेते हैं, 70S 80S टाइप राइबोसोम। 70S राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। 70S राइबोसोम मेनली प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं और इसके अलावा यूकैरियोट में भी मिलते हैं, एंड इन सेल ऑर्गेनल ऑफ यूकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड। मतलब 70S राइबोसोम तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में मिले। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी हैं और यूकैरियोट्स में माइटोराइबोसोम, प्लास्टिडोराइबोसोम सब 70S राइबोसोम। ठीक है, 80S राइबोसोम फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, ये केवल यूकैरियोट में। और यूकैरियोट में भी ये कौन से हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं, यूकैरियोट के जो साइटोराइबोसोम हैं, जो साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलर वाले तो कहाँ चले गए, 70 में। 80S जो है वो साइटोप्लाज्म होता है, चाहे वो सस्पेंड फ्रीली हो, चाहे वो ER मेम्ब्रेन पर हो। ठीक है, तो ये 2 टाइप के राइबोसोम है। 70S ये थोड़ा सा राइबोसोम छोटा होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है। 80S थोड़ा हेवी होता है। ठीक है, तो 70S मिलता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स के सेल ऑर्गेनल में, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में। 80S राइबोसोम यूकैरियोट्स के अंदर मेन राइबोसोम है जो साइटोप्लाज्म में मिलता है। इन दोनों के अलावा एक और स्पेशल रेयर टाइप मिला है, एंड दैट इज 55S राइबोसोम। A rare type of 55S राइबोसोम is found in mitochondria of mammals। ये हर जगह नहीं है, इसलिए ये अलग से लिखा है कि मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में एक और हमें मिलता है, ये इन दोनों से भी छोटा है, 55S राइबोसोम, बट इट इज क्वाइट रेयर, कभी कभार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो राइबोसोम को उसके सेडिमेंटेशन के बेस पर, स्वेडबर्ग यूनिट के बेस पर सेपरेट करें। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर सबके एक जैसे हैं, इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं स्ट्रक्चर में, और मेम्ब्रेन है नहीं इसमें, तो इनके सेंट्रीफ्यूगेशन के ही डिफरेंस के बेस पर इनको अलग करते हैं। मतलब प्रोकैरियोट का राइबोसोम थोड़ा छोटा और हल्का होगा, यूकैरियोट का राइबोसोम थोड़ा हेवी होगा, राइट। ठीक है, राइबोसोम के टाइप्स। ठीक है, अब राइबोसोम के स्ट्रक्चर पर आते हैं। राइबोसोम के स्ट्रक्चर में भी 2 बातें हैं, एक तो इसका जो जनरल आउटलाइन जो बाहर से दिख रहा है, आउटर स्ट्रक्चर एक्सटर्नल, और एक उसके इंटरनल की बात भी करेंगे, क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो सब इंटरनल पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम इन जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम्स आर स्मॉल ग्रेन्यूल लाइक मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल, ये हम जानते हैं, मेम्ब्रेनलेस ग्रेन्यूल। दे कंसिस्ट ऑफ 2 अनइक्वल यूनिट्स। राइबोसोम में हमने देखा है कि राइबोसोम 2 यूनिट का बना है, एक बड़ी एक छोटी, अनइक्वल यूनिट। इनको अलग भी कर सकते हैं, ये जुड़ भी जाते हैं। 2 अनइक्वल यूनिट्स, वन इज कॉल्ड लार्जर यूनिट, एक बड़ी यूनिट है। इट हैज डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। लार्जर यूनिट जो होती है वो डोम शेप की होती है, और डोम लाइक शेप होता है, अभी बताएं। ठीक है, अच्छा, राइबोसोम में एक चीज ध्यान रखना, एक तो पूरे राइबोसोम का सेडिमेंटेशन आता है 70S 80S, फिर राइबोसोम की दोनों यूनिट अलग अलग कर दो तो आप हर यूनिट का भी सेडिमेंटेशन दे सकते हो। ठीक है, दोनों यूनिट का अलग अलग सेडिमेंटेशन भी आएगा और कंबाइन होने पर राइबोसोम का पूरा सेडिमेंटेशन भी आएगा। और ये ध्यान रखना कि सेडिमेंटेशन मैथमेटिकली सम नहीं होता, दोनों यूनिट का अलग अलग जो सेडिमेंटेशन, जो स्वेडबर्ग वैल्यू आएगी, जितना टुकड़े करते जाओगे हर टुकड़े की अपनी वैल्यू आएगी।
और जब इनको कंबाइन कर दोगे तो उनकी वैल्यू सबकी टोटल नहीं हो जाती, थोड़ी कम आएगी, क्योंकि सेपरेट होने पर फोर्स वगैरह का फैक्टर रहता है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना कि देखिए ये जो लार्जर यूनिट है डोम शेप की होती है, और इसमें भी क्या है 50s, ये सब सेडिमेंटेशन से चलेगा। इट इज ऑफ 50s टाइप इन 70s राइबोसोम। 70s के अंदर लार्जर यूनिट कितने की है 50s, ठीक है 70s में। इसी तरह से 60s होती है 80s राइबोसोम में। 80s राइबोसोम में जो लार्जर यूनिट की वैल्यू कितनी है 60s, ठीक है, एंड 40s इन 55s राइबोसोम, ठीक है। तो लार्जर यूनिट 50s इन 70s राइबोसोम, 60s इन 80s राइबोसोम एंड 40s इन 55s राइबोसोम, ये लार्जर यूनिट होती है, ठीक है। इसी तरह से एक और है स्मॉलर यूनिट, ठीक है। स्मॉलर यूनिट डिस्क शेप की होती है, ये थोड़ा डिस्क लाइक होती है। अब इसको यहाँ देखिए, ये देखो ये डोम शेप की ये लार्जर यूनिट है इस तरह की, और ये स्मॉलर यूनिट ऐसी डिस्क शेप की। दोनों को जब जोड़ते हैं तो बनता है राइबोसोम, दोनों को जोड़ने पर बनेगा, ठीक है। इट इज डिस्क शेप्ड इन स्ट्रक्चर। अब इसकी वैल्यू क्या है 30s इन 70s राइबोसोम, ठीक है, 40s इन 80s राइबोसोम एंड 30s इन 55s। तो इसका मतलब देखो क्या हो गया, पहले हम 80s की बात करते हैं, लार्जर यूनिट कितने की 60s की, और स्मॉलर यूनिट 40s, ये रहा 40s। 60s की लार्जर यूनिट, 40s की स्मॉलर यूनिट, पूरा राइबोसोम बना 80s का। अब यू देखो तो 60 और 40 तो 100 हो रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा, जब यूनिट कंबाइन करते हैं तो जो ओवरऑल सेडिमेंटेशन है वो उनके सम टोटल से थोड़ा कम आएगा, ये फोर्स वगैरह के फैक्टर से रहता है। अलग जितने छोटे टुकड़े कर दोगे उनके सेडिमेंटेशन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग इनको मेजर करने पर एक 60 और एक 40 आएगा, और दोनों का कंबाइन लोगे तो 80s आएगा, ठीक है। 70s राइबोसोम में लार्जर यूनिट थी 50s की, स्मॉलर यूनिट 30s की, 50 30 और ये बना 70, ठीक है। यहाँ मैथमेटिकल रूल नहीं लगेगा, 50 + 30 70 नहीं होता। और 50s जो कि एक रेयर टाइप का, उसकी लार्जर यूनिट तो 40s है, स्मॉलर यूनिट 30s है, और ये बनता है 55s, ठीक है। तो अपने को एक तो तीनों राइबोसोम की वैल्यू पता होनी चाहिए, और उनके यूनिट्स, लार्जर यूनिट कितने की, स्मॉलर यूनिट कितने की, ये अलग अलग भी हो सकते। सेल के अंदर राइबोसोम अपनी दोनों यूनिट में डिसोसिएटेड फॉर्म में भी मिल सकता है और कंबाइंड वे में एसोसिएटेड फॉर्म में भी मिल सकता है। वैसे ये ध्यान रखना कि जो सस्पेंडेड राइबोसोम है साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए, उसमें यूनिट अक्सर अलग ही मिलती है, लेकिन जो किसी मेम्ब्रेन पर बाउंडेड हैं उनमें ये दोनों यूनिट साथ ही मिलती हैं, चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम की लार्जर यूनिट, स्मॉलर यूनिट। अब इसमें एक जरूरी चीज और, राइबोसोम की दोनों यूनिट को डिसोसिएट करना या एसोसिएट करने में एक चीज की हमें जरूरत होती है, और वो है मैग्नीशियम आयन। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। To combine both the unit of ribosome, we need a proper concentration of magnesium ion in cell. Again, I am repeating. To combine both the unit of ribosome, we need a proper concentration of magnesium ion. ठीक है, और ये मैग्नीशियम आयन जरूरी है, तभी राइबोसोम की दोनों यूनिट कंबाइंड होगी, ठीक है। सो मैग्नीशियम आयन इज एसेंशियली रिक्वायर्ड टू कंबाइन बोथ राइबोसोमल यूनिट, और उसकी एक मिनिमम कंसेंट्रेशन, और ये पूछी जा चुकी है कई बार, a minimum concentration of 0.001 m, 0.001 m मोलर कंसंट्रेशन है ये एसेंशियल है। सेल में मिनिमम इतना मैग्नीशियम होना चाहिए, तब राइबोसोम की दोनों यूनिट जुड़ पाती हैं, ऐसे करेक्ट, ये ध्यान रखना। मैग्नीशियम इनको जोड़ता है, कॉम्प्लेक्स बनता है और ये मैग्नीशियम इसको जोड़ता है, और इतना तो मैग्नीशियम चाहिए। अगर सपोज मैग्नीशियम इससे कम है, हो सकता है बॉडी में, सेल में मैग्नीशियम कम हो जाए, तो राइबोसोम एसोसिएट नहीं होगा। राइबोसोम एसोसिएट नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाए। मैग्नीशियम इसलिए बहुत जरूरी है। अच्छा, ज्यादा मैग्नीशियम भी ठीक नहीं। देखिए, इफ मैग्नीशियम आयन इज लेस देन राइबोसोम यूनिट्स विल नॉट कंबाइन एंड राइबोसोम विल नॉट फंक्शन। न राइबोसोम की यूनिट कंबाइन होगी, न राइबोसोम फंक्शन करेगा, मतलब प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर कम है तो ये मिनिमम है 0.001 m, ये याद रखना। अगर ज्यादा है, ज्यादा में देखा गया कि जब ये 10 टाइम्स हो जाती है तो फिर क्या होता है कि राइबोसोम तो देखिए, राइबोसोम तो जुड़े हुए है मैग्नीशियम, बहुत ज्यादा होने पर
10 टाइम्स करीब मैग्नीशियम होने पर दो राइबोसोम आपस में जुड़ के राइबोसोम डाइमर बन जाता है। ठीक है, इफ मैग्नीशियम आयन इज वेरी हाई अबाउट 10 टाइम्स ऑफ द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, ठीक है, then the two ribosome will join together by their smaller unit and a ribosome dimer will form। अपनी स्मॉलर यूनिट से दो राइबोसोम, ये देखो ये एक राइबोसोम ये दूसरा राइबोसोम, दोनों जुड़ दो राइबोसोम जुड़ के राइबोसोम डाइमर बन जाता है। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है। तो ज्यादा कंसंट्रेशन 10 टाइम्स ऑफ द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, 10 टाइम्स का मतलब कितना हुआ उसका, इंटू 10 कर ले अगर हम, तो ये कंसंट्रेशन कितनी आई 0.010, कम हो जाएगा 0.01 एम कंसंट्रेशन। ठीक है, 0.001 एम तो मिनिमम रिक्वायर्ड है। इसका 10 टाइम्स यानी कि 0.01 एम कंसंट्रेशन अगर हो गई तो फिर केवल यूनिट ही नहीं जुड़ेगी बल्कि दो राइबोसोम जुड़ जाएंगे, और दो राइबोसोम का जुड़ने का इस स्ट्रक्चर को कहेंगे राइबोसोम डाइमर। इसका भी सेडिमेंटेशन मिला है कि 70S और 70S जब कंबाइंड होंगे तो इस पूरे डाइमर की वैल्यू कितनी आएगी 100S। ठीक है, 70 and 70 forms 100S dimer and 80S forms 120S dimer। ठीक है, तो डाइमर की जो वैल्यू है राइबोसोम डाइमर, ये राइबोसोम डाइमर जो है 100S का होगा अगर 70S का डाइमर बनेगा, और 80S के डाइमर की 120S। देखिए समेशन मैथमेटिकल सम की तरह नहीं चलेगा, सेडिमेंटेशन है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो राइबोसोम का जो आउटलाइन स्ट्रक्चर है, राइबोसोम दो यूनिट का बना, पहले तो दो टाइप है 70S 80S और एक रेयर 55S। और आउटलाइन स्ट्रक्चर में देखें तो उसमें दो अनइक्वल यूनिट है, एक लार्जर यूनिट है डोम शेप की और एक स्मॉलर यूनिट है डिस्क शेप कप शेप लाइक, दोनों जुड़ के पूरा राइबोसोम बनता है। लार्जर यूनिट्स की वैल्यू ध्यान रखनी है, 70S के अंदर 50S 30S, 50S लार्जर 30S स्मॉलर, 80S के अंदर 60S और 40S, और एक जो रेयर 55S है उसमें 40S और 30S। ठीक है, ये कंबाइंड होती है, लेकिन हाँ कंबाइंड होने के लिए ज़रूरी क्या है, कंबाइंड होने के लिए ज़रूरी है मैग्नीशियम आयन, और मैग्नीशियम आयन की जो कंसंट्रेशन है मिनिमम कितनी होनी चाहिए 0.001। कम हो गई तो राइबोसोम कंबाइंड नहीं होगा, और अगर ये ज़्यादा हो गई और 10 टाइम्स करीब हो गई तो फिर दो राइबोसोम कंबाइंड होकर के राइबोसोम डाइमर बन जाएगा। तो ये तो एक जनरल आउटलाइन आउटर स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करिए। अब हम इंटरनल पार्ट में आते हैं, राइबोसोम के अगले पार्ट इंटरनल स्ट्रक्चर्स। Now when we study the internal structure of ribosome, we can observe some site, some chambers inside the ribosome। जैसा कि मैंने आपको राइबोसोम के थोड़े बहुत फंक्शंस के बारे में इनिशियली मैं आपको बता रहा था कि राइबोसोम किस तरह से काम करता है। राइबोसोम में जहाँ की राइबोसोम इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ RRNA, और वो राइबोसोम mRNA पर बाइंड होता है, tRNA ब्रिंग्स अमीनो एसिड, और फिर राइबोसोम अमीनो एसिड को ज्वाइन करता है। ये सारी एक आउटलाइन मैंने आपको बताई थी। जब हम राइबोसोम का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, एक्सटर्नली तो मैंने बताया दो यूनिट होती है, एक लार्जर यूनिट एक स्मॉलर यूनिट, डोम शेप डिस्क शेप, और 70S 80S राइबोसोम बनता है। लेकिन इन यूनिट्स के इंटरनली हम देखें क्या चीज़ है। मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस tRNA ब्रिंग्स अमीनो एसिड, और वो tRNA राइबोसोम में एंटर हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं राइबोसोम के अंदर tRNA के जाने की कहीं जगह है, कोई चैम्बर है जहाँ tRNA अंदर जाएगा, वहाँ अपना अमीनो एसिड छोड़ के वापस आ जाता है, और राइबोसोम फिर अमीनो एसिड ज्वाइन करता है। तो इंटरनली क्या चीज़ होती है, और उधर हमने कहा कि राइबोसोम mRNA पर भी बाइंड होकर के mRNA को रीड करता है, कोड जो लिखे हैं mRNA पर लिखे हैं। ठीक है, तो इंटरनली जब हमने देखा तो इंटरनली देखिए क्या इंटरनल स्ट्रक्चर पर अगर हम बात करें तो इंटरनली बोथ राइबोसोम यूनिट्स हैव सम साइट्स और चैम्बर्स फॉर बाइंडिंग ऑफ RNA ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। पूरा का पूरा प्रोटीन सिंथेसिस आपको क्लियरली ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये आगे और डिटेल में आप जब जेनेटिक्स वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन की इंफॉर्मेशन DNA में जीन में स्टोर होती है, उस इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल के फिर प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम RNA करता है। एक RNA इंफॉर्मेशन को DNA से लाता है mRNA, एक दूसरा RNA उस इंफॉर्मेशन को रीड करता है rRNA दैट इज कॉल्ड राइबोसोम, और एक RNA रिक्वायर्ड अमीनो एसिड ट्रांसफर करता है tRNA। तो सारे RNA मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और राइबोसोम के अंदर इंटरनली कुछ ऐसे साइट्स और कुछ चैम्बर्स ऑब्जर्व हुए हैं जहां ये सारा फंक्शन होगा। तो हम वही इंटरनल स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं कि किस तरह के इंटरनल स्ट्रक्चर राइबोसोम में है। ठीक है, इन स्मॉलर यूनिट देयर इज ओनली वन साइट,
राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट में एक साइट होती है और उस एक साइट से हमेशा एमआरएनए बाइंड करता है। ठीक है, एमआरएनए डीएनए से बनेगा न्यूक्लियस में, फिर वो एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आता है। ठीक है, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में है। अब राइबोसोम उस एमआरएनए की इंफॉर्मेशन को रीड करके अमीनो एसिड ज्वाइन करके प्रोटीन बनाएंगे। तो राइबोसोम आकर के एमआरएनए पर बाइंड करते हैं। तो विच पार्ट ऑफ द राइबोसोम एक्चुअली बाइंड्स टू द एमआरएनए? तो ध्यान रखना, एमआरएनए की बाइंडिंग साइट है राइबोसोम के अंदर और वो उसकी स्मॉलर यूनिट में है। स्मॉलर यूनिट में सिर्फ एक साइट है और वो भी एमआरएनए की बाइंडिंग साइट है। लार्जर यूनिट जो डोम शेप की है उसमें 3 चैम्बर्स हैं, इंटरनली 3 चैम्बर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, और इन चैम्बर, ये चैम्बर होते हैं टीआरएनए की बाइंडिंग। टीआरएनए अमीनो एसिड लाएगा। तो ये ध्यान रखना, एमआरएनए बाइंडिंग साइट हमेशा स्मॉलर यूनिट में और टीआरएनए बाइंडिंग साइट होती है लार्जर यूनिट में। इंटरनली अगर हम बात करें तो इन स्मॉलर यूनिट ओनली वन साइट इज प्रेजेंट विच इज फॉर बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए। ठीक है, तो ये हो गई एमआरएनए बाइंडिंग साइट इन स्मॉलर यूनिट। इन लार्जर यूनिट 3 साइट्स आर प्रेजेंट, या तो एक साइट है और या 3 साइट्स है विच इज फॉर बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए। और ये जो 3 साइट्स होती है इनको बोलते हैं ए साइट, पी साइट, ई साइट। ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसका एक आउटलाइन आना चाहिए। हो सकता है आपको बहुत क्वेरी आए कि ये कैसे, वो कैसे, क्या हमें तो पूरी बात समझ में नहीं आई। तो देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस आपकी जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का पार्ट है, क्योंकि उसमें मेन रोल राइबोसोम का है। तो जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे थोड़ी चीज़ें उसकी अभी आपको ध्यान रखनी। जैसा कि मैंने बताया कि एमआरएनए पर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, आरएनए में न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड एक कोड कहलाता है। ठीक है, और उस 3 न्यूक्लियोटाइड के एक कोड से हमें एक अमीनो एसिड का पता चलता है। ठीक है, 20 अमीनो एसिड के लिए कोड होते हैं न्यूक्लियोटाइड के बने हुए। ओके, और राइबोसोम इनको रीड करता है, टीआरएनए रीड करता है। राइट, ओके। तो अब क्या होता है, जैसे राइबोसोम, अब जैसे एमआरएनए आया, आप पूरा प्रोसेस समझिए। देखिए, एमआरएनए डीएनए से बन के आ गया साइटोप्लाज्म में। सबसे पहले वो स्मॉलर यूनिट से बाइंड हो जाता है, क्योंकि स्मॉलर यूनिट में एमआरएनए बाइंडिंग साइट है। ठीक है, अब फिर उसके ऊपर राइबोसोम के लार्जर यूनिट लग जाती है, और स्मॉलर यूनिट पर जब लार्जर यूनिट लगेगी तो पूरा राइबोसोम बन गया। राइबोसोम के अंदर आरआरएनए होता है। ठीक है, अब वो दोनों यूनिट के बीच में एमआरएनए लगा हुआ है, समझ गए। अब राइबोसोम उस कोड को रिकॉग्नाइज करता है, राइबोसोम एमआरएनए पर मूव करता है। वो एक एक कोड पढ़ता जाएगा और एमआरएनए पर मूव करता जाएगा, और जो कोड पढ़ेगा उससे पता, वो ट्रांसलेट करता है। कोड पढ़ा मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एमआरएनए का कोड वर्ड पढ़ा और उससे उसको मालूम चल जाता है कि कौन सा अमीनो एसिड लाना है, तो वो अमीनो एसिड को बुलाता है जो टीआरएनए लेके आएगा। अब टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर आया, ठीक है, तो वो आते ही राइबोसोम के लार्जर यूनिट में जाएगा, क्योंकि टीआरएनए की बाइंडिंग की 3 साइड से वो लार्जर यूनिट में। तो एक जगह से एंट्रेंस होती है, तो टीआरएनए विद अमीनो एसिड अंदर आया और एक चैम्बर में आके खड़ा हो जाता है। ठीक है, जिस चैम्बर में एक नया टीआरएनए एक नए अमीनो एसिड को लेकर राइबोसोम में आया उसको बोलते हैं ए साइट। ए साइट का क्या मीनिंग है? अमीनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। मतलब वो टीआरएनए जो अमीनो एसिड लेकर आया, अमीनो एसाइल टीआरएनए, उसकी बाइंडिंग साइट ए साइट है। ठीक है, तो अ न्यू टीआरएनए विद अमीनो एसिड ऑलवेज एंटर्स इन ए साइट ऑफ राइबोसोम। ये आ गया एक। ठीक है, उसके बाद ये राइबोसोम जो होता है, इससे पहले भी कोई अगर मान लो फर्स्ट टीआरएनए होगा तो ये आ गया, नहीं तो अदरवाइज आते जाएंगे कंटिन्यूअसली। ए में आने के बाद में ये टीआरएनए जो होता है ये पी पे आता है, राइबोसोम मूव करता है, तो ए वाला भी प्री में आ जाता है, फिर ए में दूसरा आ जाता है नया। ठीक है, और अब क्या हो गया, ए में भी टीआरएनए पी में भी आ गया। देखो, जो सबसे पहले आया फिर उसके बाद जो पीछे आया, तो ये ए वाला फिर पी में आ जाता है, तो पी साइड पे भी और ए साइड पे भी। इसको यूँ देखिए डायग्राम के अंदर। ठीक है, ये रहा डायग्राम। देखो, एक ये स्मॉलर यूनिट के अंदर ये एक छोटा सा मैंने नॉच बनाया, ये है एमआरएनए बाइंडिंग साइट। एमआरएनए यहाँ कर बाइंड करता है। ठीक है, और ये जो बड़ा यूनिट है इसमें ये देखो 3 चैम्बर है, पी, ए और ई। तो ये ए साइट है, यहाँ से एंट्रेंस होता है हमेशा, इधर से टीआरएनए अंदर आएगा, ए साइट पर आएगा, हमेशा नया टीआरएनए ए साइट पर आएगा, फिर वो बाद में पी में आता है, फिर वो ई में आता है, और ई से ये बाहर निकल जाता है। एंट्रेंस राइबोसोम में टीआरएनए की ए में होती है और ई से एग्जिट हो जाता है। ठीक है, नया टीआरएनए जो आएगा वो अमीनो एसिड लेकर आएगा, फिर उसका अमीनो एसिड यहीं रह जाता है, वो टीआरएनए बाहर निकल जाता है बिना अमीनो एसिड के। तो हर नया टीआरएनए विद अमीनो एसिड किस में आएगा? सबसे पहले ए में, फिर वो पी में आएगा, तो पी में जो उससे पहले आया होगा वो होगा। अब पी वाला जो होता है, पी के अंदर, पी का क्या मतलब है? देखिए, पी साइड का क्या मीनिंग है? पी मीन्स पेप्टाइडल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो वो जो
पेप्टाइड चेन, देखो पेप्टाइड किसको होता है, पॉलीपेप्टाइड मीन्स चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो एक एक टीआरएनए आता जा रहा है, ठीक है, और उसका जो अमीनो एसिड होता है, जैसे फर्स्ट में जो आया, अगला जो आया ना, तो फर्स्ट वाला अपना अमीनो एसिड सेकंड को दे देता है और फर्स्ट वाला निकल जाता है। तो अब सेकंड वाले के पास 2 हो गए, फिर सेकंड वाला पी में आ गया, थर्ड वाला एक और ए में आ गया, फिर सेकंड वाला अपने दोनों को किसको दे देता है, ए वाले को, तो ए वाले के पास 3 हो गए, ये भी निकल लिया, फिर ये पी में आ जाता है। इस तरह से चलता है। तो एक ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन जिस टीआरएनए पे होती है वो पी में मिलता है, इसलिए इसको पेप्टाइडल टीआरएनए, टीआरएनए विद ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड इज प्रेजेंट इन पी साइट, ए साइट, पी साइट, और एक थर्ड होती है ई साइट, एग्जिट साइट। टीआरएनए विदाउट अमीनो एसिड इज प्रेजेंट इन दिस वन, और ये यहाँ से बाहर आ जाता है, इट इज बीन कमिंग आउट फ्रॉम राइबोसोम, दिस टीआरएनए कम्स आउट फ्रॉम राइबोसोम। समझ में आ गई बात? इस तरह से ए पी से। अब फिर से देखिए पूरी वर्किंग कैसे हुई। सबसे पहले तो एमआरएनए यहाँ कर बाइंड करता है, एमआरएनए तो एक लंबी सी स्ट्रैंड होता है धागे की तरह, उस पर न्यूक्लियोटाइड के कोड है, राइबोसोम उस पर बाइंड होगा। फिर ए साइड से एक नया टीआरएनए विद न्यू अमीनो एसिड आया, ठीक है, तो जो उससे पहले वाला प्रेजेंट होगा वो पी में आ जाता है। फिर ये पहला वाला ए वाले को अपने अमीनो एसिड दे करके ये बाहर आ गया, राइबोसोम मूव करता है तो अपने आप ये चैम्बर कनेक्टेड होते हैं, तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में आ जाता है, ठीक है। फाइनली ई साइट में वो टीआरएनए आ जाता है जो अमीनो एसिड नहीं है, क्योंकि वो अमीनो एसिड नए आने वाले को दे देता है। हर पुराना टीआरएनए अपने पास जो अमीनो एसिड है वो नए वाले को दे देता है। ऐसे अमीनो एसिड इकट्ठे होते रहते हैं और वो चेन बनती जाती है, और अमीनो एसिड के बीच का जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, वो राइबोसोम बनाता है, लार्जर यूनिट बनाती है, इसके अंदर आरआरएनए होता है वो बनाता है, ठीक है। तो तीनों का साइट का फंक्शन पता होना चाहिए। पी साइट में अ न्यू टीआरएनए विद न्यू अमीनो एसिड एंटर, ठीक है। पी साइट पर पेप्टाइडल टीआरएनए है, जो इससे पहले वाला टीआरएनए आया होगा वो होगा, और उसके पास ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड है। और जब ए साइट पर नया आ जाता है तो पी वाला अपनी चेन को ए को दे करके पी वाला निकल लेता है, तो वो जो बिना अमीनो एसिड वाला टीआरएनए वो ई में आएगा और ई से फिर बाहर चला जाता है। क्लियर? इस तरह से तीनों चैम्बर होते हैं। अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम जब जेनेटिक्स में प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा डिटेल्ड प्रोसेस पढ़ते हैं वहाँ आता है। वहाँ फिर पढ़ाते समय ये कहते हैं कि आप सेल में, राइबोसोम में चैम्बर पढ़े होंगे, तो वो चैम्बर अपने को ध्यान रखने, ठीक है। ए साइट, ई साइट, पी साइट, और एमआरएनए में स्मॉलर यूनिट में एक एमआरएनए बाइंडिंग साइट। तो टीआरएनए ऑलवेज एंटर्स इन लार्जर यूनिट, एमआरएनए बाइंड्स विद स्मॉलर यूनिट। वन मोर थिंग, पी साइट में देखो मैंने बना रखी है एक टनल लाइक स्ट्रक्चर है जो बाहर ओपन हो रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टनल विच ओपन्स इन ईआर। अब आपको ध्यान हो तो राइबोसोम ईआर पर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर चिपके हुए होते हैं। मैंने ईआर में भी बताया था कि जो आरईआर होता है उसके बाहर वो रफ सरफेस, आरईआर क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस रफ क्यों है, बिकॉज राइबोसोम बाइंडेड है। और ये मैंने बना रखा, देखो ये ईआर का ट्यूब्यूल से मान लीजिए सिस्टरनी, उस पर ये लगा हुआ है, तो ये उल्ट ऐसे लगता है। लार्जर यूनिट ये रही, पी साइड, ई साइड, ए साइड, ये जो है ना, अब यूँ घुमा दो इसको, ये स्मॉलर यूनिट आ गई, और ये पी साइड से एक टनल है जो ईआर में ओपन हो रहा है। पी साइड पर मैंने क्या बताया, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड इसी में रहता है, और टीआरएनए आते हैं, अमीनो एसिड आता जाता है और ये निकलते जाते हैं। जब पॉलीपेप्टाइड पूरी बन जाती है तो इस टनल के थ्रू राइबोसोम क्या करता है, इस पॉलीपेप्टाइड को ईआर में दे देता है। ईआर में पॉलीपेप्टाइड जाएगा, उस पॉलीपेप्टाइड को फोल्ड वगैरह करके फिर पूरा एंजाइम, पूरा प्रोटीन बनाएगा। लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड, इट इज नॉट एग्जैक्टली प्रोटीन। अभी उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, उसको फोल्ड करके उसका स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, वो सारा काम ईआर में होगा, ठीक है। तो राइबोसोम अपने पी साइड से एक टनल के थ्रू ईआर में ओपन होता है। इसका एडवांटेज ये कि जब पॉलीपेप्टाइड कंप्लीटली सिंथेसाइज हो जाता है तो वो इस टनल के थ्रू किस में पहुंचा दिया जाता है, ईआर में पहुंचा देते हैं। फिर आगे का सारा काम ईआर करता है। मैंने आपको ईआर के फंक्शन में बताया था, आरईआर में जो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड राइबोसोम सिंथेसाइज करके जो पॉलीपेप्टाइड देता है उसका पूरा प्रोटीन बनाने का फाइनल मैच्योरेशन का काम यही होगा, ठीक है। इसलिए एक टनल हमेशा रहेगी। इन पी साइट ऑफ लार्जर यूनिट अ टनल इज प्रेजेंट, इट ओपन्स इन ईआर ल्यूमन। A newly formed polypeptide is transferred to ER through this tunnel for further processing. जो भी नई पॉलीपेप्टाइड बनेगी वो इस तरह से इसमें जाएंगी। आगे बात समझ में? तो राइबोसोम के इंटरनल स्ट्रक्चर में यही सारी चीजें हैं। एक्सटर्नली हमें एक लार्जर और एक स्मॉलर यूनिट दिखती है, इंटरनली हमें लार्जर यूनिट में 3 चैम्बर मिलेंगे। हाँ, पुराना जो कंसेप्ट था उसमें 2 ही चैम्बर मानते थे, पी और ए। ई भी अब ये नया आया है, अब आजकल हम इसमें 3 चैम्बर कंसिडर करते हैं। और ये चैम्बर किसके लिए है, टीआरएनए के लिए। और स्मॉलर यूनिट डिस्क जैसा है, उसमें केवल एमआरएनए के बाइंड करने के लिए यहाँ पर साइट होती है।
इस तरह से इंटरनली राइबोसोम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद में राइबोसोम के केमिकल कंपोजिशन पर, कि राइबोसोम का केमिकल पार्ट क्या, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आरआरएनए होता है। राइबोसोम दो चीज़ों से मिलकर बना है, आरआरएनए एंड प्रोटीन। अगर मैं केमिकल नेचर की बात करूँ, ठीक है, केमिकली राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन। दो ही चीज़ें, मेम्ब्रेन होती नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं, कुछ नहीं, आरआरएनए और प्रोटीन होता है। और ये भी एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, दोनों मिक्स होकर के कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहते हैं। इसको कहते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, आरएनपी। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, आरआरएनए प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, आरआरएनए और प्रोटीन को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहें। और इसी से राइबोसोम की स्मॉलर और लार्जर यूनिट बनती है, ठीक है। नाउ आरआरएनए सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस। अब इस चीज को और ध्यान रखिए, आरआरएनए न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, जो हम लास्ट में न्यूक्लियस पढ़ेंगे वहां भी आएगा। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। और ये न्यूक्लियोलस एक तरह से वो प्लेस है जहां पर आरआरएनए सिंथेसाइज होता है, ठीक है। और फिर इस आरआरएनए और प्रोटीन मंगा करके आरआरएनए और प्रोटीन को जोड़कर राइबोसोम की यूनिट बनती है। आरआरएनए हमेशा न्यूक्लियोलस में बनते हैं, ठीक है। एंड इन न्यूक्लियोलस आरएनपी एंड राइबोसोम यूनिट्स आर डेवलप्ड। अब इसी न्यूक्लियोलस में पहले तो आरआरएनए बना, फिर प्रोटीन ला करके आरआरएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे आरएनपी, और उसी से फाइनली राइबोसोम की यूनिट, यानी कि आरआरएनए सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में हुआ, फिर आरएनपी कॉम्प्लेक्स भी न्यूक्लियोलस में बनेगा और राइबोसोम की यूनिट भी वहीं तैयार होगी। ये बात हो रही यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस होता है, प्रोकैरियोट में ये सारा काम साइटोप्लाज्म में हो जाएगा, वहाँ न्यूक्लियस ही नहीं, ठीक है। इसीलिए तो न्यूक्लियोलस को कई बार कहा जाता है, इसको बोलते हैं आरआरएनए फैक्ट्री। इसको आरआरएनए फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि राइबोसोम की यूनिट भी यहीं तैयार होती है, तो इसको हम राइबोसोम फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। आरआरएनए फैक्ट्री, राइबोसोम फैक्ट्री, ओके। सो व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ राइबोसोम पूछा जाए तो इट इज आरएनपी, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन मेक्स राइबोसोम यूनिट्स। अब लार्जर यूनिट में कौन सा आरआरएनए, स्मॉलर यूनिट में कौन कौन सा अब आरआरएनए में भी टाइप्स हैं अंदर, ठीक है। तो ये तो एक आउटलाइन हो गया। अब 70S 80S राइबोसोम का अगर मैं थोड़ा सा केमिकल कंपोजिशन पूरा देखूं कि कौन सा आरआरएनए कौन सा प्रोटीन, तो आप देखिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 70S पर पहले बात करते हैं। 70S आरआरएनए और प्रोटीन दो चीजें हैं, इसमें ध्यान रखना। 70S में करीब 60 to 65% तो होता है आरआरएनए और 35 to 40%, ऑलमोस्ट 60-40 का रेशियो रहता है। 60% आरआरएनए, 40% प्रोटीन, ठीक है। अब ये चीज आपको याद भी रखनी पड़ेगी, ये आगे तक काम आएगी जेनेटिक्स में। नाउ आरआरएनए कौन से होंगे, तो 70S राइबोसोम में 3 टाइप्स के आरआरएनए, ठीक है। और ये 3 टाइप्स कौन से हैं, विद सेडिमेंटेशन ध्यान रखना है। वैसे 70S की जो लार्जर यूनिट स्मॉलर यूनिट तो बताई थी, 50S 30S। अब आप इनके आरआरएनए भी टाइप ध्यान रखो, तो देखिए एक तो है 23S, एक है 5S और एक है 16S। 23S आरआरएनए, 5S आरआरएनए एंड 16S आरआरएनए। S वही है सेडवर्ग यूनिट। तो 3 टाइप्स के आरआरएनए हो गए, 23, 5 और 16S आरआरएनए, ठीक है। 70S में जो 40% प्रोटीन है वो करीब 55 टाइप का प्रोटीन होता है। 55 टाइप के प्रोटीन को दो पार्ट में है, ये 34 टाइप अलग है और 21 टाइप अलग है। अब ये देखो किस तरह से पूरा राइबोसोम बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब आप आरआरएनए में मैंने कलर इसलिए चेंज किया, 23S और 5S ये दोनों एंड 34 टाइप के प्रोटीन, मीन्स 23S आरआरएनए, 5S आरआरएनए और 34 टाइप ऑफ प्रोटीन मिलके राइबोसोम की ये बनाते हैं लार्जर यूनिट 50S। तो 50S का कंपोजिशन क्या हो गया, 50S में दो तो आरआरएनए हो गए 23S 5S और प्रोटीन कितना हो गया 34 टाइप के प्रोटीन हो गए, ये मिलके बना 50S, ओके। इनमें मैथमेटिकल सम नहीं काम करता, ध्यान रखना। इसके अलावा 16S आरआरएनए और 21 टाइप का प्रोटीन, ये दोनों मिलके बनाते हैं स्मॉलर यूनिट 30S। तो स्मॉलर यूनिट में एक आरआरएनए है 16S और 21 टाइप के प्रोटीन है। आरआरएनए दोनों यूनिट में आरआरएनए भी है, दोनों यूनिट में प्रोटीन भी है। कितने आरआरएनए और कितने प्रोटीन है, ये 70S का कंपोजिशन है, ये अपने को ध्यान रखना। ऐसे 80S पर आते हैं, यहाँ भी आरआरएनए और प्रोटीन है, ठीक है। थोड़ा सा कंपोजिशन में डिफरेंस है, आरआरएनए यहाँ पर 45 to 50% है और 50-55% और अप टू 60% यहाँ पर प्रोटीन, मतलब ऑलमोस्ट इससे उल्टा लगता है।
यहाँ पर 60-40 है RRNA और प्रोटीन, या 40-60 उल्टा सा हो जाता है और प्रोटीन ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। RRNA और प्रोटीन का अगर आपस का कंपैरिजन देखें तो प्रोटीन क्वांटिटी रेशियो वाइज ज़्यादा दिखती है। वैसे अगर टाइप की बात करें तो यहाँ 3 टाइप थे, यहाँ पर होंगे 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ RRNA, ठीक है। इनके भी आपको कंपोजिशन ध्यान रखना है। 28S, 5.8S, 5S और 18S। इसमें 8 ज़्यादा था। 28S RRNA, 5.8S RRNA, 5S RRNA और 18S RRNA। उधर क्या था? 23S, 5S एंड 16S, मतलब 5S RRNA दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये 4 टाइप्स के RRNA हुए। यहाँ 70 टाइप के प्रोटीन हैं जो 40 और 30 दो ग्रुप में रहेंगे। अब आप देखो लार्जर यूनिट कैसे बनेगी। 28S, 5.8S, 5S, ये 3 तो RRNA एंड 40 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ये सब मिलके बनाएंगे राइबोसोम लार्जर यूनिट 60S, क्लियर। और इधर 18S RRNA और इधर 30 टाइप का ये प्रोटीन, ये दोनों चीजें मिलकर के बनाएंगे स्मॉलर यूनिट 40S, ठीक है। आपको 70S और 80S का ये कंपोजिशन ध्यान रखना है। 55S एक और था, वो रेयर होता है, अपने को ये 2 ध्यान रखने हैं। तो केमिकल कंपोजिशन में पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि केमिकली राइबोसोम के अंदर है क्या। मेम्ब्रेन है नहीं। राइबोसोम की दोनों यूनिट RRNA और प्रोटीन से बनती है और कलेक्टिवली उसको हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, RNP, ठीक है। और ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मतलब ये RRNA न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होता है, राइबोसोम की यूनिट भी वहीं बनेगी। ये सारा राइबोसोम फैक्ट्री जो है वो न्यूक्लियोलस है, अगर प्रोकैरियोट है तो साइटोप्लाज्म। बाकी फिर 70S 80S का कंपोजिशन, RRNA प्रोटीन दोनों का इनका कितना कितना परसेंटेज रहता है, कितने कितने टाइप्स हैं, और लार्जर यूनिट में कितने, स्मॉलर यूनिट में कौन कौन से हैं, ये पूरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो राइबोसोम को मैंने आपको जो अभी तक की सारी चीज़ें हमने पढ़ी, राइबोसोम का जनरल आइडिया दिया, राइबोसोम क्या चीज़ है, फिर हमने राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखा, राइबोसोम के टाइप्स बताया पहले तो, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर में भी एक्सटर्नल अपीयरेंस और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों, और फिर राइबोसोम का केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो केमिकल डिटेल पूरी पता होनी चाहिए, कितने RRNA, कौन कौन से RRNA, कौन कौन से प्रोटीन। अब उसके बाद में हम राइबोसोम के फंक्शंस पर आते हैं फाइनली। और राइबोसोम फंक्शनली बड़ा स्पेसिफिक है। राइबोसोम में कोई बहुत वैरायटी ऑफ फंक्शन नहीं है, ठीक है। राइबोसोम के अंदर जो फंक्शंस हैं, मेन फंक्शन राइबोसोम को एक ही काम के लिए बनाया और वो है प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन सेल में, लिविंग सिस्टम में राइबोसोम जो है, जो काम कर रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर चलेगा नहीं, लिविंग सिस्टम नहीं चलेगा। इसलिए कोई भी लिविंग सेल हो, राइबोसोम जरूर मिलेगा, क्योंकि उसी से प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो मेन फंक्शन यहाँ पर क्या है? पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ते हैं हम, या राइबोसोम का रोल समझ रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ mRNA tRNA। राइबोसोम ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम mRNA और tRNA की हेल्प से करता है। खुद राइबोसोम RRNA है, उसके अलावा mRNA और tRNA और आएंगे, तब ये तीनों RNA मिलकर के प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहे हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड। अब राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम क्या करता है? ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। राइबोसोम का मेन रोल क्या है? आपसे कहा जाए प्रोटीन सिंथेसिस में तीनों RNA काम आ रहे हैं, सबका अपना अपना काम है। अब थोड़ा आइडिया आपको अब तक तो हो ही गया होगा कि mRNA का क्या काम हुआ। तो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन DNA से कैरी करके लाने का काम है, वो मैसेंजर RNA mRNA, ठीक है। RRNA का काम क्या है? RRNA फाउंड इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोम, एंड वो क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड बनाता है। जो tRNA का क्या काम है? अमीनो एसिड को लेकर आना। tRNA अमीनो एसिड ला रहा है, और tRNA जो अमीनो एसिड ला के दे रहा है, उन अमीनो एसिड को चेन में जोड़ने का काम करेगा RRNA यानी कि राइबोसोम, ठीक है। सो ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स आर कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इन दिस RRNA ऑफ राइबोसोम एक्ट एज एंजाइम। देखिए, बॉन्ड बनाने में एंजाइम की तरह काम करना पड़ता है। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में भी RRNA एंजाइम की तरह बिहेव करता है। और हम कहते हैं कि सारे एंजाइम प्रोटीन के बने हैं, बट एक एक्सेप्शन भी ध्यान रखना, कभी कभी RNA भी एंजाइम की तरह बिहेव करता है, और वो एंजाइम है लेकिन फिर वो प्रोटीन नहीं है। RNA तो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। हियर RRNA ऑफ राइबोसोम एक्ट एज एंजाइम, और इसको बोलते हैं राइबोजाइम।
ये अच्छे से याद रखिएगा, आगे जब हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में ट्रांसलेशन पढ़ेंगे वहाँ बहुत काम। अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम, हम ये कहते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, बट उसमें एक एक्सेप्शन है, राइबोजाइम। राइबोजाइम इज द आरएनए, rRNA which act as enzyme. When RNA act as enzyme, it is called ribozyme. तो यहाँ पर राइबोसोम के अंदर जो rRNA है वो एंजाइम की तरह काम करता है, इसलिए वहाँ उसको राइबोजाइम भी बोला जाता है, और वो अमीनो एसिड के बीच का पेप्टाइड बॉन्ड बना के उनको जोड़ता जाता है। ठीक है, और ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है कि जो राइबोजाइम एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको ये जो कंपोजिशन बताया, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि इधर जो है 70S में जो सबसे बड़ा जो 23S है, और इधर इसमें सबसे बड़ा कौन सा 28S। सारे rRNA राइबोजाइम नहीं है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में जो एंजाइम की तरह काम करते हैं वो ये वाला है और एक ये वाला है, ये दोनों जो हैं ये राइबोजाइम की तरह काम करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बनाने। ठीक है, तो दोनों राइबोसोम के अंदर इसमें 23S और इसमें 28S ये rRNA है, लेकिन ये और ये किस में है, लार्जर यूनिट में देख लो दोनों, और लार्जर यूनिट में tRNA आते हैं, वहीं पर ही अमीनो एसिड जोड़ना होता है, तो लार्जर यूनिट का इधर 23 और इधर 28S rRNA एज ए एंजाइम काम करता है और वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, उसको हम राइबोजाइम भी कह सकते हैं। ठीक है, RNA एक्टिंग एज एंजाइम। नाउ इसके अलावा देखिए, ये तो मेन फंक्शन है, राइबोसोम इसके अलावा और कोई काम करता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, देखो mRNA में राइबोसोम आके बाइंड होता है और फिर राइबोसोम उसको पढ़ता जाता है, रीड करता चलता है। ओके, अब यहाँ क्या हो रहा है, अपने को अगर ज्यादा प्रोटीन बनाना होता है तो सेल के अंदर मेनी टाइम्स चेन ऑफ राइबोसोम कैन बी ऑब्जर्व्ड। चेन ऑफ राइबोसोम कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन mRNA टू इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एंड दिस चेन इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। इसको आप थोड़ा सा डायग्राम से भी समझिए। जैसे यूँ सपोज कीजिए कि ये है mRNA। ठीक है, mRNA की चेन है। अब इस पर जैसे राइबोसोम है, तो राइबोसोम ये यहाँ आया और ऐसे बाइंड हुआ उसकी दोनों यूनिट। ठीक है, राइबोसोम की ये दोनों यूनिट इस तरह से इस पर आकर बाइंड हो गई। अब ये राइबोसोम मूव करता है, आगे चलता है, तो ये थोड़ा आगे चल के यहाँ आ जाएगा, तो पीछे से ये खाली हो गया। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको दो राइबोसोम मिल जाएंगे, ये पहले वाला तो यहाँ आ गया, अगला एक और जुड़ गया। ठीक है, फिर ये दोनों आगे चल रहे, तीसरे से एक और जुड़ गया। तो यहाँ थोड़ी देर बाद देखोगे कि इस mRNA पर आपको इस तरह से चेन ऑफ राइबोसोम मिलेंगे, और सब के सब जो है इस तरह से mRNA पर आगे मूव कर रहे हैं। ये जो है ये है mRNA, ये mRNA हो गया और ये राइबोसोम्स है। ठीक है, अब पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी इसमें। तो जैसे देखो ये, अब जैसे एक mRNA इस एंड से मूव करता हुआ यहाँ आकर के फ्री होता है, तो पूरे mRNA को रीड करता है। ठीक है, एक एक ही चलता है, ये तो मैंने एक साथ बताया, क्योंकि क्या होता है जब आपने को प्रोटीन बनाना, एक राइबोसोम इस एंड से इस एंड तक जब चल के आएगा तब वो एक पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, फिर दूसरा और चल सकता है, तीसरा और चल सकता है। अब एक साथ मान लो ये 5 राइबोसोम चल रहे हैं, तो 5 पॉलीपेप्टाइड एक साथ बनेगी, और ये इस तरह से इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन, जैसे जैसे राइबोसोम इस एंड पर आएगा पॉलीपेप्टाइड बढ़ती जाएगी। तो एट ए टाइम आपको एक डायग्राम इस तरह का दिखेगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, ये डायग्राम जो है मैंने एक साथ बना दिया, अदरवाइज इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये सारे राइबोसोम मूव कर रहे हैं पॉलीपेप्टाइड, इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है पॉलीराइबोसोम। इसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ, देखिए एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये मान लो जैसे mRNA, ठीक है, अब इस mRNA पर ये राइबोसोम सबसे पहले यहाँ आकर बाइंड हुआ, मैं छोटा बना रहा हूँ, और अब ये यहाँ से आगे चलेगा। ठीक है, इसी में पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू हो जाती है। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन, एक अमीनो एसिड आ गया, tRNA आते जा रहे हैं, इसमें अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे, चेन बनती जाएगी, और आगे चले अपन। ठीक है, अगला डायग्राम में बनाऊं तो ये जो है इस तरह से मान लो थोड़ा सा मूव करता हुआ यहाँ बीच में आ गया, ये यहाँ आ गया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आ गया, ऐसे कर लीजिए, ये राइबोसोम यहाँ। ठीक है, ये इक्वल मूव करता जा रहा है। जब ये यहाँ आया तो अब इसके पास में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, क्योंकि ये रीड करता जा रहा है, अमीनो एसिड आते जा रहे हैं, तो बीच में करीब आ गया तो थोड़ी बड़ी होगी, फिर ये अभी भी और मूव कर रहा है। फाइनली जो है ये
ये लास्ट में यहाँ आ गया, ये देखिए, ठीक है। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन और बड़ी। मैंने एक राइबोसोम का मूवमेंट आपको बताया, एमआरएनए है, पहले ये यहाँ जुड़ा तो थोड़ी सी चेन होती क्योंकि शुरुआत होती, फिर ये आगे बढ़ेगा भी इस तरह से और बढ़ता बढ़ता फाइनली ये लास्ट में यहाँ आ गया और यहाँ से ये राइबोसोम जो है निकल गया, ठीक है। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन, जब ये राइबोसोम यहाँ से आगे मूव करता है, जो पीछे जगह खाली हो गई वहाँ एक और जुड़ जाता है, फिर ये दो आगे चलते हैं, तीसरा भी जुड़ जाएगा, तो इसलिए वो चेन ऑफ राइबोसोम बन जाएगा। इससे बेनिफिट हुआ कि अगर एक ही राइबोसोम को मूव कराओगे तो एक पॉलीपेप्टाइड बना एट ए टाइम। अब उतने ही टाइम में अगर 2 राइबोसोम लगा दिए, 3 लगा दिए, तो सबसे एक एक पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, तो नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड इंक्रीज हो गया, रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा। तो जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, टू इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस many time a chain of ribosome can be observed on mRNA, this is called polyribosome, polysome। कम से कम 3 से 4 बार AIPMT में नीट में इस पर क्वेश्चन आ चुका है पोलीराइबोसोम पर। व्हाट इज पोलीराइबोसोम? हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं बैक्टीरिया, तो वहां भी बताते हैं कि कई बार जो है mRNA पर चेन दिखाई देती है, ठीक है, इसको पोलीराइबोसोम कहते हैं। ये भी और भी बहुत सारी टॉपिक्स में आपको कोरिलेट होगा। तो राइबोसोम की फंक्शनिंग में मेन चीज है प्रोटीन सिंथेसिस, बहुत ज्यादा और कुछ भी नहीं है, फंक्शन स्पेसिफिक है इसका। अच्छा, फंक्शन के साथ साथ कुछ एडिशनल बातें एक दो और है, वो भी ध्यान रख लीजिए। जैसे एक तो है कि यूकैरियोटिक सेल में मैंने आपको बताया फ्री राइबोसोम, बाउंडेड राइबोसोम दोनों होते हैं। फ्री राइबोसोम साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए सस्पेंडेड, और बाउंडेड राइबोसोम RER पर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर है। दोनों ही प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा नेचर में डिफरेंस है। और ये ध्यान रखना, इन यूकैरियोटिक सेल फ्री राइबोसोम फॉर्म्स नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन। फ्री राइबोसोम क्या करेंगे? नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन फॉर्म करते हैं। नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन मतलब वो प्रोटीन जो सेल के बाहर रिलीज नहीं होगा, सेल के अंदर ही यूज होगा, ठीक है। एंड बाउंडेड राइबोसोम फॉर्म सिक्रीटरी प्रोटीन। आपने देखा होगा कई बार सेल जो है प्रोटीन के फॉर्म में हार्मोन सिक्रीट कर रही है, एंजाइम सिक्रीट कर रही है, प्रोटीन मतलब एंजाइम। तो जो सिक्रीटरी प्रोटीन्स है जो सेल को बाहर रिलीज करने हैं, वो जनरली कौन बनाते हैं? बाउंडेड राइबोसोम। इसके अलावा लाइसोसोमल एंजाइम, लाइसोसोम एंजाइम है, वो भी प्रोटीन है, और वो प्रोटीन तो बनेगा उसका राइबोसोम पर, फिर वो ER में आते हैं, फिर गोल्जी बॉडी में आते हैं, और गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम निकलता है। तो अल्टीमेटली उसकी जो पॉलीपेप्टाइड जो प्रोटीन बनेंगे वो तो राइबोसोम ही बनाएगा, फिर वो ER को देता है। तो लाइसोसोम के जो एंजाइम है उनका जो पॉलीपेप्टाइड है वो, और जो सिक्रीटरी प्रोटीन है ये बाउंडेड होंगे, तभी तो फायदा हुआ ना कि बाउंडेड राइबोसोम कहाँ बाउंडेड है? ER पर। तो लाइसोसोम के एंजाइम का जो पॉलीपेप्टाइड है वो ER वाला राइबोसोम बनाएगा और वो ER को दे देगा, फिर ER उसमें थोड़े चेंजेस करके गोल्जी बॉडी को देगा, और गोल्जी बॉडी से फिर लाइसोसोम निकलेगा। तो लाइसोसोमल एंजाइम सिक्रीटरी तो जो है बाउंडेड बनाते हैं, और बाउंडेड राइबोसोम और फ्री राइबोसोम नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है। बाकी एक और चीज ध्यान रखने की, कभी कभी कुछ ऐसे कंपाउंड्स, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो राइबोसोम को इनहिबिट कर देती, काम नहीं करने देती है, और जब सेल का राइबोसोम इनहिबिट हो जाता है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता और सेल की डेथ हो जाती है। ऐसे कुछ एंटीबायोटिक हमें मिली है, और इन एंटीबायोटिक से सेल डेथ हो जाती है, चाहे वो बैक्टीरिया की सेल हो तो बैक्टीरिया मर जाता है, इसीलिए तो बैक्टीरिया को मारने के लिए हम एंटीबायोटिक काम में लेते हैं कई बार, ठीक है। तो सम एंटीबायोटिक इनहिबिट्स राइबोसोम एक्टिविटी एंड दस इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस। 2 एग्जांपल ध्यान रखने। क्लोरमफेनिकोल inhibits 70S राइबोसोम एंड साइक्लोहेक्सिमाइड inhibits 80S राइबोसोम। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कभी कभार काम आ जाती है। तो कुछ एंटीबायोटिक राइबोसोम को वर्क नहीं करने देती, वो इनहिबिट कर देती है क्लोरमफेनिकोल 70S राइबोसोम, और इसीलिए आप देखिए क्लोरमफेनिकोल से बैक्टीरिया मर जाते हैं। क्लोरमफेनिकोल बैक्टीरिया को किल कर देता है, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का राइबोसोम इनहिबिट हो जाएगा तो बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। 70S राइबोसोम बैक्टीरिया में, और साइक्लोहेक्सामाइड 80S राइबोसोम को अफेक्ट करता है, तो ये यूकैरियोटिक सेल पर अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस हैं राइबोसोम को लेकर। तो कुल मिलाकर अभी तक जो मैंने आपको पूरी बात बताई कि राइबोसोम एक ऐसा जरूरी सेल ऑर्गेनल है जो कोलैबोरेशन के साथ काम करता है, एक तरफ वो दूसरे RNA, rRNA tRNA, इसलिए राइबोसोम में थोड़ा सा आपको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन RNA mRNA tRNA सब पता होना चाहिए। मैंने एक आउटलाइन दी है, हो सकता है आपको इसमें लगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ी क्वेरी रहेगी, क्योंकि राइबोसोम जब हम पढ़ते हैं तो हमारी 12th क्लास की सिलेबस का जो जेनेटिक्स वाला, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, प्रोटीन सिंथेसिस वाला पार्ट है, उसके साथ बहुत कोरिलेशन होता है।
मैंने हालांकि वो बहुत डिटेल में नहीं बताया, लेकिन एक आउटलाइन जो राइबोसोम समझने के लिए ज़रूरी है वो बताइए। राइबोसोम के काम समझाए हैं और ये चीज़ आपके जेनेटिक्स में आगे जब पढ़ोगे तब दोबारा वापस काम आएगी। बाकी इसके अलावा राइबोसोम फ्री हैं, बाउंडेड हैं। बाउंडेड राइबोसोम मैंने आपको RER में भी बताया था, और वहाँ बताया था कि राइबोसोम जब ER पर बाइंड होता है तो ग्लाइकोप्रोटीन की हेल्प से बाइंड होता है। राइबोफोरिन फर्स्ट, राइबोफोरिन सेकेंड, याद कीजिए ER में पढ़ा रखा है। तो राइबोसोम उस ग्लाइकोप्रोटीन की हेल्प से ER पर चिपका रहता है, तो राइबोसोम मेम्ब्रेन पर भी चिपके मिलेंगे, राइबोसोम फ्री भी घूमते मिलेंगे। ठीक है, 2 अनइक्वल यूनिट से बने हैं, लार्जर यूनिट, स्मॉलर यूनिट, 70S 80S। सेडिमेंटेशन के बेस पर सेल ऑर्गेनल में केवल राइबोसोम ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसको सेडिमेंटेशन के बेस पे नाम देते हैं 70S 80S। ठीक है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बताया, अंदर चैम्बर्स होते हैं, कहाँ tRNA आ रहा है, कहाँ mRNA बाइंड हो रहा है, इस तरह से। और फिर उसके थोड़ा केमिकल कंपोजिशन, कौन कौन से RNA राइबोसोम में होते हैं, कौन कौन से प्रोटीन है, क्या है, और फिर फंक्शनिंग कि प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा काम राइबोसोम करते हैं। तो ये हमारा एक बड़ा ज़रूरी और बहुत सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, बट ये स्मॉलेस्ट है लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम ये करते हैं, और इसलिए इनके बगैर कोई सेल नहीं होती। हर सेल में ये मिलते हैं। जो RBC का एक एक्सेप्शन बताया, उसमें भी RBC में बाद में जाके राइबोसोम को हम हटा देते हैं, शुरू में होता है। तो ये हर सेल में मिलेगा। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल था, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।